Hello everyone, welcome to my YouTube channel HB Educational Insights। आज हम करने वाले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता है कि मैं लास्ट क्लास के कुछ टॉपिक से क्वेश्चन पूछती हूँ आपको इस क्लास में। ऐसे आज मैं 3 क्वेश्चन जो पूछूंगी वो है हु गिव मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, वो किसने दिया था और कब दिया था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि आप कंपोनेंट्स बताइए एल्गे और प्लांट के सेल वॉल का। ओके, सेल वॉल के कंपोनेंट्स हमने बताए थे, वो कंपोनेंट्स बताने आपको। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट करिए प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। इनके आंसर प्लीज आई रिक्वेस्ट एक बार वीडियो पॉज कीजिए और जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऐसे मेंशन करके। चलो अब स्टार्ट करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक बहुत ही इजी टॉपिक है जिसमें हम जो हमारी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होएगा जैसे कि आपको पता है मैं वो हाईलाइट करवाती जाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as endomembrane system। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक बहुत सारी ऑर्गेनेलीज एक साथ जब कंसिडर करी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों? क्योंकि उनके फंक्शन जो थे वो क्या थे, कोऑर्डिनेटेड थे। ठीक है, क्योंकि फंक्शंस उनके क्या थे, कोऑर्डिनेटेड थे। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है और वैक्यूल होता है। हम इन चारों के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे और वन ऑफ द रीजन ये चारों इसके अंदर आते हैं क्योंकि चारों के फंक्शन एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ठीक है, इसलिए हम इनको एक साथ एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम टर्म के अंदर पढ़ते हैं। Since the function of mitochondria, chloroplast, peroxisome are not coordinated with the above component, these are not considered as a part of endomembrane system। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिज्म। इनका ना जो फंक्शन जो होता है वो इन चारों ऊपर जो मेंशन्ड है ER, गोल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूल के साथ किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो इसलिए इनको एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं पढ़ा जाता। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ER। इससे क्वेश्चंस आता ही आता है और नहीं आता तो बहुत इजी वे में याद करने का होता है, इतना डिफिकल्ट होता ही नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद सेकेंड टाइम हो रही है इस चैप्टर में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने सबसे पहले पढ़ा था इस चैप्टर के सेकेंड पैराग्राफ में, जहाँ पे सेल की डिस्कवरी के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, आपको पता है कि जो हमारी ऑर्गेनेली है, सेल है, बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं। हम इसको नेक्ड आई से तो देख ही नहीं सकते, उसके अंदर ही ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। वो इतनी माइन्यूट है कि उनकी स्टडीज के लिए आपको उसको थोड़ा सा जूम करना पड़ता है, थोड़ा सा उसके साइज को इंक्रीज एनहेंस करना पड़ता है ताकि हम उसकी स्टडी कर पाए। और स्टडी के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करते हैं कि उसकी वजह से ही हम ऑर्गेनेलीज के डिटेल्ड स्टडी कर पाए, उसके अंदर के कंपोनेंट्स और उसके ऊपर जो प्रेजेंट है स्ट्रक्चर्स उसके बारे में पढ़ पाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये क्या है कि स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड का मतलब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क को ही क्या बोलते हैं, रेटिकुलम। नेटवर्क है टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, टाइनी का मतलब होता है छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, जो कहाँ पे स्कैटर्ड है, साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड है, जो कि इसे क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Hence, endoplasmic reticulum divides intracellular species into two distinct compartments. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में डिवाइड करता है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है,
ल्यूमिनल क्या होगा, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल क्या होगा, साइटोप्लाज्म। मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैं आपको वापस से एक बताती हूँ। देखो ये आपको यहाँ पे ये टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 8.5 फिगर है, यहाँ पे जो इसकी बाउंड्री है ना, वो उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक तो इसके अंदर वाला पार्ट, ठीक है, और एक इसके बाहर वाला पार्ट। अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं ल्यूमिनल, जो कि इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सिंपल सी बात है। और जो आउटसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। आउटसाइड क्या है, आउटसाइड के ऑर्गेनेल के बाहर तो साइटोप्लाज्म ही है ना, तो इसलिए साइटोप्लाज्म वाले कंपार्टमेंट को क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनस, ठीक है। ER often show ribosome attached to their surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum. देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हम नीचे जब स्टडी करते हैं ना, तो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हमें रफ दिखाई देता है, कुछ हमें स्मूथ दिखाई देता है। इसलिए जो स्ट्रक्चर या सरफेस हमको रफ दिखाई दिया उसको हमने बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो हमको स्मूथ दिखाई दिया उसे हमने बोल दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कोई स्ट्रक्चर हमें रफ क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम नाम के स्ट्रक्चर, राइबोसोम की स्टडी हमने पहले भी थोड़ी बहुत करी हुई है, इन डेप्थ अभी हम थोड़ा सा आगे करेंगे, बट अभी जो हमने पढ़ी हुई है उसके हिसाब से हमको ये पता है कि राइबोसोम ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम स्ट्रक्चर अगर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है तो एक रफ अपीयरेंस देता है, उसी रफ अपीयरेंस की वजह से हम उसको RER बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। अगर राइबोसोम नहीं है, आप सिंपल सी बात बताओ, तो हमें वो स्मूथ ही दिखाई देगा, इसमें तो कोई डाउट की बात है ही नहीं, है ना। अगर उसके ऊपर कुछ चीज नहीं है तो वो स्मूथ अपीयरेंस देगी ना, उसे क्या बोलते हैं, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER SER इनकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। RER is frequently observed in cell actively involved in protein synthesis. जो हमारा RER है ना, वो किस में इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसिस में, और उसकी सेक्रेशन में, सेक्रेशन मतलब उसको रिलीज करने में। अब आप बोलोगे कि कैसे याद करें, अब RER प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। अब ये देखा ना, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है RER के ऊपर राइबोसोम, ठीक है। ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। ये राइबोसोम हमने पहले भी स्टडी करा हुआ है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं, इसलिए हमारा RER प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, उसका सेक्रेशन करते हैं। They are extensively and continuous with the outer membrane of nucleus. Extensive, देखो ये क्या है, continuous with outer membrane of nucleus। ये देखो ये आपको दिख रहा है डायग्राम, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियर पोर दिख रहा है। ये न्यूक्लियर पोर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं ये न्यूक्लियर पोर, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही कॉन्टिन्यूस में, इसी के साथ ही आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रही है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्टिन्यूस होती है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ, इसके साथ ही कॉन्टिन्यूटी में चलती है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। किसकी सिंथेसिस के लिए, लिपिड की सिंथेसिस के लिए। कौन लिपिड सिंथेसिस करता है, SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल में, ये याद रखना, ये प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, ये एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। एनिमल के सेल में जो SER होता है वो लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन भी रिलीज करता है। क्या करते हैं, लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गोल्जी अपैरेटस के बारे में। इसके बारे में गोल्जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गोल्जी अपैरेटस, कैमिलो गोल्जी 1898 में उन्होंने क्या करा था, फर्स्ट ऑब्जर्व करा था डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलेट स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस।
क्या कर रहा था, रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस उन्होंने पहली बार ऑब्जर्व करा था। रेटिकुलर क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले एरिया में, नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, किसके पास, न्यूक्लियस के पास। दे वर लेटर नेम्ड गोल्जी आफ्टर हिम। देखो अब किसी ने इतना मेहनत करके किसी चीज की डिस्कवरी करी है, अब वो हर कोई चाहता है कि उसके जाने के बाद उसकी डिस्कवरी याद रखी जाए, तो इसलिए जो कैमिला गोल्जी ने, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, गोल्जी अपैरेटस, बाद में उन्हीं के नाम पे हमने इसका नाम रख दिया। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सेक्स सिस्टर्ने of 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। देखो इसका डायमीटर क्या है, सबसे पहले 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसको नाम क्या दिया गया है, इसके जो नेटवर्क है फ्लैट डिस्क शेप, इस नेटवर्क को नाम क्या दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको मार्क करूँ, सिस्टर्न है। अब मे भी शायद ये हो सकता है कि आप इसको कुछ और तरीके से, आपके टीचर्स वगैरह या आप कुछ और तरीके से इसको बोलते हो, बट हर किसी के बोलने का तरीका अलग हो सकता है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा फोकस ना करें अगर आप किसी और तरीके से बोलते हो। मेन फोकस इज कि आपको इसकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए और ये किस में प्रेजेंट होते हैं ये पता होना चाहिए। किस में प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी अपैरेटस में प्रेजेंट होता है। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं पढ़ने। दिस स्टक पैरेलल टू ईच अदर, ये किसकी तरह है, ये पैरेलल है एक दूसरे के। हम मैथ में पढ़ते हैं ना पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे, है ना। ऐसे ही गोल्जी अपैरेटस की ये जो सिस्टर्ने हैं, ये कैसे लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये सिस्टर्ने जो है ये जरूरी नहीं है कि हर किसी में सेम ही होंगे। जैसे इसमें अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5, ये 5 के आसपास मुझको दिखाई दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी में 5 ही होंगे, हर किसी में इसका नंबर क्या हो सकता है, वेरी कर सकते हैं। क्यों वेरी कर सकते हैं, क्योंकि हर सेल की नीड अलग होती है, हर सेल की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, इसलिए इनका नंबर भी वेरी कर सकता है। ठीक है, द गोल्जी सिस्टर्ने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। ये कहाँ पे अरेंज है, नियर द न्यूक्लियस, ये पहले ही बता दिया था कहाँ पे अरेंज है, ये नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो मैं अब आगे पढ़ाने जा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे के पूरे गोल्जी अपैरेटस का। अगर कहीं से क्वेश्चन आता है तो इसी पॉइंट से आता है। ठीक है, नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस एंड फॉर्मिंग फेस। ठीक है, और दूसरी साइड कौन से है, कॉनकेव ट्रांस एंड मैच्योरिंग फेज। देखो आपको अब मैं फिगर से समझाती हूँ। मान लो इस साइड मेरा कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस है, तो दूसरी साइड क्या आएगा, कॉनकेव ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। देखो क्या है, एक टाइप एक है ना सिस्टर्ने की, मान लो एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं इसको कि आपके जो गोल्जी है उसके दो गेट है, एक फ्रंट गेट है एक बैक गेट है। ठीक है, फ्रंट गेट से कोई चीज एंटर करती है, बैक गेट से कोई चीज एग्जिट कर जाती है। फ्रंट गेट के ना 3 नाम दे रखे हैं यहाँ पे, आप इस टाइप से समझो। पहला कौन सा नाम है, कॉन्वेक्स, सिस और फॉर्मिंग फेस। ठीक है, ये पहले नाम है, पहले फ्रंट डोर के। अब बैक डोर के नाम कौन से, कॉनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। ये कौन से नाम है, बैक डोर के नाम है। ठीक है, तो आप नाम याद रखना, कॉन्वेक्स, सिस और फॉर्मिंग, कॉनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग। cis and trans phase of organelle are entirely different but interconnected। देखो ये cis और ट्रांस अलग अलग गेट है, मान लो एक घर के, बट इंटरकनेक्टेड है अंदर ही अंदर। देखो अगर आपके घर में 2 गेट, एक फ्रंट डोर है एक बैक डोर है, बट है तो वो घर के अंदर ही ना। आप एक फ्रंट डोर से एक बैक डोर तक जा सकते हो, मतलब पूरा दोनों है अलग अलग बट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो इसी के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि गोल्जी अपैरेटस में भी आपके 2 फेस हैं। एक मान लो अगर आपने एक को सिस बोला दूसरे को ट्रांस बोला, ये दोनों फेस तो अलग अलग है बट दोनों इंटरनली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। आगे पढ़ते हैं। द गोल्जी अपैरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। मेन काम क्या होता है गोल्जी अपैरेटस का, पैकेजिंग करना मटेरियल को, टू बी डिलीवर्ड
आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सेक्रेटेड आउटसाइड द बॉडी। देखो मैं अब आपको बताती हूँ इसका काम क्या है, पैकेजिंग का काम है ना, पैकेजिंग का काम है। तो पैकेजिंग करके जब पैकेज चीज निकली इसके अंदर से, ट्रांसफेस के अंदर से, ये इसके पास क्या है, या तो इसको वो अपने सेल के अंदर ही रख लेगा या उसको सेल के बाहर भेज देगा। सेल के बाहर कहाँ, सॉरी ऑर्गेनेली के बाहर कहाँ भेजेगा, ऑर्गेनेली के बाहर कहाँ भेज सकता है वो इसको, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, समझ में आया आपको? या तो एक तो ये ऑर्गेनेली के बाहर भेज सकते हैं या पूरा का पूरा सेल के बाहर भी भेज सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, किसके फॉर्म में पैक होते हैं मटेरियल, वेसिकल्स के फॉर्म में। फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी apparatus and move toward the maturing phase। कहाँ पे आता है, एंटर कहाँ से करते हैं सिस फेस की तरह, एग्जिट कहाँ से करता है ट्रांसफेस। ट्रांसफेस का दूसरा नाम क्या होता है, मैच्योरिंग फेज, इसलिए इन्होंने ट्रांसफेस न लिख के मैच्योरिंग फेज लिख दिया। मैच्योरिंग फेज न लिख के ये कॉनकेव फेज भी लिख सकते थे। समझ में आ रहा है? आगे पढ़ते हैं। दिस एक्सप्लेन व्हाई गोल्जी apparatus remains in the close association with endoplasmic reticulum। इसलिए वो बताते हैं कि क्लोज एसोसिएशन में क्यों रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आपने ये पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी न्यूक्लियस के पास रहते हैं और आपका गोल्जी भी न्यूक्लियस के पास रहता है। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मान लो मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सिंथेसिस करा, ठीक है। अब वो प्रोटीन मैंने बना लिया, मेरे को उस प्रोटीन को क्या करना है, पैकेज करना है, पैक करना है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? मैंने पैक करा वो प्रोटीन, पैक करने के लिए मैं कहाँ भेजूंगा उसको, गोल्जी के पास। गोल्जी में दो गेट है, मैंने आपको बताया था, एक सिस फेस कॉन्वेक्स वाला, या तो उसको सिस बोल लो या कॉन्वेक्स बोल लो या फॉर्मिंग बोल लो। इन वाले फेस से वो क्या करेगा, एंटर करा, एंटर करने के अंदर उसके अंदर पैकेजिंग का काम हुआ, गोल्जी ने पैकेजिंग का काम करा, उसने क्या भेज दिया, बाहर भेज दिया। कौन से फेज से भेजा बाहर, ट्रांस फेज से। या तो उसको मैच्योरिंग फेज बोलो या उसको आप कॉनकेव भी बोल सकते हो। उस कॉनकेव फेज से बाहर भेजा, वो बाहर कहाँ पे आया, साइटोप्लाज्म में। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहे, मतलब सेल के अंदर ही रहे, या वो सेल के बाहर चला जाए। ठीक है, ये तो ऑप्शन रहते हैं, ये ऑर्गन उस पर डिपेंड करते हैं, ये जो आपकी वेसिकल बनी है वो कहाँ रहना चाहती है या कहाँ उसकी नीड है। आई होप आपको ये समझ में आया ये वाला पोर्शन। गोल्जी apparatus, ये तो हमने पढ़ लिया। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड बाय द सिस्टर ने। कहाँ पे कौन मॉडिफाई करते जो उन प्रोटीन को, सिस्टर ने। सिस्टर ने कहाँ पे प्रेजेंट है, गोल्जी apparatus में, बिफोर दे रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस। कहाँ देखो, सिस्टर ने में वो मॉडिफिकेशन हुआ, फिर कहाँ से निकल के एग्जिट करके ट्रांसफेस से। अब ये देखो ये वाले बात, गोल्जी इज इम्पोर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन और लिपिड किसने बनाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन किसने बनाए, ग्लाइको नाम इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन हुई है। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन किसने बनाए, गोल्जी apparatus ने। ठीक है, चलो आगे लाइसोसोम के ऊपर पढ़ते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम है एक्चुअली एक membrane bound vesicle structure formed by the packaging of Golgi apparatus। किसके पैकेजिंग के थ्रू, गोल्जी। देखो मैं आपको इसको एनसीईआरटी रीड करने से पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत वैसे ही बता देती हूँ। लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग भी बोला जाता है लाइसोसोम को, क्योंकि ये ना अपने आप को ब्रस्ट कर देते हैं, मतलब फट जाता है ये। अगर कोई चीज आपको लगता है कि सेल के अंदर की कुछ चीज डैमेज हो रही है या ये सेल खराब हो गई है जिसकी वजह से आसपास की सेल ना खराब हो जाए, तो ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, फट जाते हैं। इससे सेल क्या हो जाती है, सेल खत्म हो जाती है, आसपास की चीज क्या होती है, डैमेज नहीं हो पाती। ये ना डाइजेस्ट कर लेता है, जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया, कोई चीज ऐसी प्रोटीन है जिसकी नीड नहीं है सेल के अंदर, उसको डाइजेस्ट कर लिया, ये सब काम होता है लाइसोसोम का। और लाइसोसोम पहली लाइन में क्या बोल रहा है कि लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है
है ना। मेम्ब्रेन बाउंड है क्यों, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड तो होगा, इतना तो हमको पता ही है ये, ठीक है। प्रोसेस कहाँ से प्रोसेस होके बनते हैं, गोल्जी अपैरेटस के प्रोसेस होने के बाद बनता है ये। गोल्जी अपैरेटस से कुछ प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग होगी, उसके बाद हमारा लाइसोसोम बनेगा। Isolated lysosome vesicle have been found to be rich in almost all type of hydrolytic enzyme. Rich in all type of hydrolytic enzyme कौन से होते हैं, वो एंजाइम जो किसी चीज को डाइजेस्ट रखने करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। ये जो लाइसोसोम होते हैं, मैंने बोला सुसाइडल बैग है, किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर देगा, किसी भी चीज को अपने आप को फट के किसी चीज को पूरी सेल को खा जाएगा या पूरी सेल को खत्म कर देगा। तो इसमें कौन से एंजाइम होते हैं जो हर चीज को डाइजेस्ट कर पाए, जैसे लाइपेज, लाइपेज क्या होगा, जो लिपिड को डाइजेस्ट कर दे। प्रोटीज क्या होगा, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दे। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर दे। आपको इतना समझ में आ रहा है। और ये कहाँ पे एक्टिव रहते हैं, एसिडिक पीएच, एसिडिक के पीएच पे एक्टिव रहते हैं। अगर इसको हल्का सा, अगर आपको इसको चाहते हो कि लाइसोसोम एक्ट करे, तो आपको उसके लिए एसिडिक पीएच इसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। आई होप इतना समझ में आया आपको। द एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, हमारे डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल, उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं वैक्यूल की तरफ। चलो कलर चेंज कर देते हैं। वैक्यूल, वैक्यूल में क्या है, वैक्यूल के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत रीडिंग करने से पहले कि वैक्यूल जो है ना, वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड होती है, साइटोप्लाज्म में मिलती है और मेनली प्रोमिनेंटली किसमें मिलती है, प्लांट सेल्स में बहुत प्रोमिनेंट रोल होता है इसका, ठीक है। वैक्यूल के अंदर क्या होता है, सब्सटेंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो भी मान लो आपके सेल की नीड नहीं है तो क्या चले जाते हैं, वैक्यूल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। अब ये सब कुछ हालांकि मेंशन है इस पैरा में, तो पढ़ते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड है, कहाँ मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। नो सच बिग थिंग, हमको ये पता है, ठीक है। इट कंटेन वाटर सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट हमको सेल से एक्सक्रीट आउट करने होते हैं, वो होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अदर मटेरियल नॉट यूजफुल, ये वाला बात रखो, जो नॉट यूजफुल फॉर द सेल, ये कहाँ स्टोर हो जाता है, वैक्यूल में जाके। वैक्यूल किससे बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड, बाउंड मतलब इसके आसपास, वैक्यूल के आसपास कौन सी मेम्ब्रेन से बंधी हुई है, सिंगल मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अगर प्लांट सेल है ना, तो प्लांट सेल की 90%, 90% तक वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, उसका इंटरनल स्पेस, वो कौन ऑक्यूपाई कर सकता है, वैक्यूल ऑक्यूपाई कर सकता है अकेला 90%, एक ऑर्गेनेली। समझ में आ रहा है आपको। In plant, the tonoplast facilitate the transport of number of ions. टोनोप्लास्ट क्या फैसिलिटेट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस। आयंस होते हैं ना, कैटायंस, एनायंस। कैटायंस के होते हैं पॉजिटिव, एनायंस के होते हैं नेगेटिव, एंड अदर मटेरियल। ये वाले पोजीशन पे वो करना इंपॉर्टेंस। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है ना पहले भी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन, ये होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मगर जो टोनोप्लास्ट होता है उसमें अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भी आयंस और अदर मटेरियल पास होते हैं इनटू द वैक्यूल। इनटू द वैक्यूल है मतलब वैक्यूल के अंदर, अंदर क्या होगी, हाई कंसंट्रेशन। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर। कहाँ पे हायर है, वैक्यूल में हायर है। कहाँ से, साइटोप्लाज्म से। कहाँ पे हायर है, वैक्यूल में, है ना। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। अमीबा में क्या है, देखो यहाँ से, अमीबा में कुछ टाइप की वैक्यूल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं।
उस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है मैं आपको बताऊं? ओस्मो रेगुलेशन होता है पानी का और आयंस का हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन करे रखना इस ओस्मो रेगुलेशन। एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मैंने इसी पैरा ऊपर वाले पैरा में पढ़ाया, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सेल से बाहर भेजना इज एक्सक्रीशन। ठीक है। मैनी सेल्स में प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय एंगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल। प्रोटिस्ट के अंदर कौन सी वैक्यूल होती है? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल नाम से ही पता चल रहा है कैसे बनती होगी। कोई चीज हमने एंगल्स के होते हैं, फूड मटेरियल को अंदर ले लिया, फूड मटेरियल अंदर लेने से फूड वैक्यूल बनी होगी। तो ये आज की क्लास के लिए हमारा ये हो गया, पर उससे पहले जो मैं आपको हमेशा क्लास से पहले क्वेश्चन पूछती हूँ उसके आंसर देंगे, फिर इस क्लास को एंड करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हु गेव मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि सिंगर और निकोलसन ने, किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने ईयर 1972 याद रखना, उसमें आपका कौन सा मॉडल दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है डिटेल्ड में। ठीक है। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ एल्गे एंड प्लांट? कंपोनेंट बताने एल्गे और प्लांट के सेल वॉल के। ठीक है। एल्गे के कंपोनेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, सेल्यूलोज, गैलेक्टन एंड मैनन्स। ये किसके कंपोनेंट है? एल्गे के सेल वॉल के। प्लांट के सेल वॉल के सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन, ये 4 कंपोनेंट है प्लांट की सेल वॉल के। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन पूछा था मैंने कि आप डिफरेंशिएट करें प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। देखो मैं इसका मेनली मैं बताऊंगी प्लांट और एनिमल सेल के बीच में का डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन उसमें ऑर्गेनेली कौन कौन सी प्रेजेंट है। देखो प्लांट में आपकी और सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती, ये बहुत बेसिक चीज है। प्लांट के अंदर क्या होता है? प्लांट में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, जो कि प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होता। प्लास्टिड का मेन काम क्या होता है? पिगमेंट्स को स्टोर करना, जो कि एनिमल्स में पिगमेंट की कोई नीड नहीं होती। पिगमेंट्स हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, बट वो स्किन को कलर देने के वाले पिगमेंट्स होते हैं। प्लांट्स में जो पिगमेंट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं, इसलिए एनिमल सेल में प्लास्टिड की कोई नीड नहीं होती। तो प्लांट सेल में क्या क्या हुआ आपके? वेट, प्लांट सेल में सेल वॉल हुआ और आपका क्या हुआ? सेकंड मैंने बताया प्लास्टिड हुआ। तीसरा चीज क्या होता है? प्लांट सेल में एक वैक्यूल जो होता है वो एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करते हैं? प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। 90% स्पेस अभी हमने पढ़ा जस्ट। पर एनिमल सेल में या तो वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, और प्रेजेंट भी हुआ तो वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। एनिमल सेल में क्या ऐसा होता है जो प्लांट सेल में नहीं होता? एनिमल सेल में सेंट्रियोल नाम की चीज होती है जो कि प्लांट सेल में नहीं होती। उस सेंट्रियोल का काम क्या होता है? वो सेंट्रियोल आपके ना सेल डिवीजन में काम आता है। सेल डिवीजन के टाइम में वो सिर्फ एनिमल सेल की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, वो प्लांट सेल में नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई हो। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी। अगर कहीं पे डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछिए कमेंट बॉक्स में। मैंने ये वीडियो एक बार पहले पूरी रिकॉर्ड कर चुकी थी, बट आई डोंट नो हाउ वो डिलीट हो गई, इसलिए मेरे को एक और बार करनी पड़ी है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एफर्ट्स दिखाइए उसमें कमेंट वगैरह करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय बाय।